जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियन टॉपर। आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी की रीजनिंग की क्लास चल रही थी और उसमें हम लोग साथियों पढ़ने वाले हैं अब ब्लड रिलेशन को। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है रक्त संबंध। आखिरकार रक्त संबंध का मतलब क्या होता है? मतलब खून का रास्ता होता है, खून का रिश्ता होता है साथियों। यही पे एक सवाल पूछता हूँ, उसका कमेंट आप लोग जवाब में बताइएगा। आपके माँ की बहन की बेटी आपकी क्या लगती है? एक बार फिर से, आपके माँ की बहन की बेटी आपकी रिश्ते में क्या लगेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की क्लास में बहुत सारे सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके बेस में बहुत सारे सवाल होते हैं लगाने के लिए। उन सभी सवाल के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और उन सवाल का कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। लेकिन आपसे निवेदन है कि पूरा क्लास अटेंशन के साथ देखिएगा, फोकस के साथ देखिएगा, तो आज की क्लास बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा समझ में आएगी। सबसे बिजनेस आप लोग देखे होंगे, बिजनेसमैन लोगों को कैसा संबंध बना के रखते हैं लोगों से। बिजनेसमैन लोगों को संबंध इसलिए बनाना होता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से जीवन को चलाने के लिए रिलेशन का बना रहना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन आपके लिए ब्लड रिलेशन को बनाए रखना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक लाइन कहूंगा साथियों, फिर क्लास की शुरुआत करूंगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समुंदर की तलाश करो। कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समुंदर की तलाश करो। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर के वार से। कि अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर के वार से। ऐसा शीशा तैयार करो कि आप भी पत्थर भी टूट जाए आपकी वार से। पत्थर भी टूट जाए आपकी वार से। मतलब ये हुआ कि अपने आप को ऐसा मजबूत करो, अपने आप को ऐसा मजबूत कर लो, अच्छाइयों को इतना मजबूत कर लो कि सामने बुराइयां चाहिए जितनी कठोर हो, लोग चाहे जितने दुश्मन हो, आपको हरा ना सकें, आप उन्हें हरा दे, आप जीत जाएं। हमेशा जीतने का और सफल होने का नजरिया रखिए, आप सक्सेस जरूर होंगे। आइए बातें करते हैं उस सवाल के ऊपर। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सवाल नंबर 1 क्या है? बहुत ही आसान है, देखिएगा ध्यान से। डबल मैंने लगाया, इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखा है यदि जो है, ध्यान समझिएगा, सवाल आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। लिखा है यदि जो एक्स है भैया, आमिर की मां, एक्स क्या है? एक्स आमिर की मां के बहन का पति है। कह रहा सवाल, एक्स यहां पर बैठा हुआ है, ओके, एक्स यहां पर बैठा हुआ है और कहानी शुरू हो रही है आमिर से। तो पहले लिखेंगे आमिर। जैसे मैं फिगर बना रहा हूं, रीजनिंग को फिगर के साथ हल करिएगा, सवाल एकदम सही जाएगा। सवाल का जो आमिर है, आमिर की मां, लिख लो भैया, आमिर की मां ऊपर जाएंगी। ये मां है, आमिर की मां की बहन, ये कौन सी उनकी बहन है? आमिर की मां का है बहन, तो आमिर की मां की बहन का पति, समझिएगा, आमिर की मां का बहन का पति एक्स है। सवाल क्या पूछा है? एक्स का आमिर से क्या संबंध है? भाई बताओ इस सवाल, पहले इनका संबंध निकालो। इनका संबंध कैसे निकालेंगे? तो आपकी मां की बहन, आपकी मां की बहन आपकी क्या लगेंगी? आपकी मौसी लगेंगी। आपकी मां की बहन आपकी मौसी लगेंगी कि नहीं लगेंगी? अब बताओ भाई, मौसी के पति, मौसी के पति क्या लगेंगे? मौसा लगेंगे कि नहीं लगेंगे? जिसे आप मौसिया बोलते हैं, मौसा लगेंगे नहीं लगेंगे? जिसे आप मौसिया बोलते हैं। तो आमिर की मां की बहन आपकी मौसी लगेंगी। मतलब आमिर आप है, आपकी मां की बहन आपकी मौसी लगेंगी, और मौसी के पति मतलब आपके मौसा लगेंगे। बताओ भाई सही समझ में आए कि नहीं आया? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, बहुत ही करेक्ट जवाब है। आप कहेंगे चाचा लिखा, मामा लिखा, मौसा लिखा है। साथियों इस प्रकार रीजनिंग में सोच के ऊपर सवाल होता है, तो इसलिए सवाल को हम कई तरीके से सोच सकते हैं। अब जैसा हम सोचेंगे वैसा इसका जवाब बनेगा। तो हमने अपने से लेकर अपने बहन, माँ के बहन तक सोचा है। तो माँ की बहन क्या है? हमारी मौसी है, और मौसी के पति क्या लगेंगे? मौसा लगेंगे। कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर सी सही है।
आपके लिए सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए कि बहुत ही सरल सवाल है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। आप जब भी रीजनिंग के सवाल को लगाएं, फिगर के साथ लगाएं, आपको जल्दी और ज्यादा समझ में आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, और बहुत ही आसान है, इसको भी समझिएगा। लिखेगा पी क्यू के पिता हैं। पी जो है क्यू का पिता है, समझिएगा। जो पी है क्यू का संबंध क्या है, पिता का है। पी क्यू का पिता है, आगे बढ़ते हैं। आर के नाना है, और जो पी है भैया और आर के क्या लग रहे हैं, नाना लग रहे हैं, समझिएगा। पी क्यू के पिता है, आर के क्या है, नाना है। आर यस का भाई है, मतलब जो यस है यहाँ पर छोटा सा बच्चा, इसका क्या है, भाई है। आगे बढ़ते हैं। एस की माता टी, एस की माता टी, मतलब साथियों यहां समझिएगा, टी क्या है, पहले समझिए। पी क्या है, पुरुष है, पुरुष के लिए प्लस लगाया करो, रीजनिंग में जल्दी समझ में आएगा। टी क्या है, माता, इसके लिए माइनस लगा दो, यहाँ पे क्लियर करना है हमें। तो जो आर यस भाई है और एस की माता टी, यहाँ पर क्या है, माता, मतलब माँ जी। लिखा है टी का विवाह बी से हुआ है। टी का विवाह वी से हुआ है, मतलब वी जो है टी का पति है, क्या है, पति है। और साथियों मैंने बताया इसके लिए प्लस लगेगा। आगे देखते हैं, बहुत ही आसान है, घबराइएगा नहीं। सवाल कहा कि टी माता हो गई यस, तो भैया जब यस की माता टी है तो आर की माता भी टी होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि आर यस भाई है, आर यस क्या है, दोनों भाई हैं। फिर आगे लिखा है वी से विवाह हुआ है, किसका विवाह हुआ है, टी का। तो ये आते हो बी क्या हो गया, पति हो गया इनका। आगे लिखिए टी क्यू की बहन है। अब यहां सवाल देखिए, जो यहां पे टी है क्यू की क्या है, बहन है, बहन है साथियों। यहां से क्लियर ये हुआ कि क्यू क्या है, एक महिला है, क्यू क्या है, एक महिला है। आगे सवाल ये पूछा गया है वी का पी से क्या संबंध है, वी का पी से क्या संबंध है। सवाल बहुत अच्छा है, बहुत सरल सवाल है। इनका संबंध पूछा है, क्या होगा, यहां से लेकर चलते हैं। नाना है, आप दो लोग भाई हैं, समझ लीजिए, आप दो भाई हैं और आप दो भाई के नाना है पी, और आप दो की माता है टी, टी के पति है वी। तो आपके नाना थे पी और आपके पिता हो गए टी, तो इनका संबंध क्या होगा, आपके पिता आपके नाना क्या लगेंगे, दामाद लगेंगे, क्या लगेंगे, दामाद। तो भाई ऑप्शन नंबर डी सही है, दामाद वाला बिल्कुल सही है। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी रीजनिंग के सवाल लगाएं, ऐसे फिगर बना के लगाएं, सवाल बहुत ही आसान, बहुत ही सरल हो जाएगा आपके लिए। तो आइए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। सवाल लगाते रहिए और बीच बीच में अपने आप को साथ रिलैक्स करने के लिए पानी पीते रहिए। और ये सवाल जो है आपके रीजनिंग के, ये सोच के ऊपर होते हैं। अगर आप कह रहे हैं भैया कि रीजनिंग के लिए कोई एक फार्मूला बता दो, एक टॉपिक के लिए कोई फार्मूला बता दो, और उसी फार्मूले से कोई सवाल लग जाएगा, सारे सवाल, मैं कहूंगा आप रीजनिंग छोड़ दीजिए। क्योंकि रीजनिंग में साथियों कोई कॉमन फार्मूला काम करता ही नहीं है। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों जहां पे सोच तर्क वितर्क का सवाल होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत सवाल ही अच्छा है। लिखा के ने एल से कहा, के यहां पर बैठा हुआ है, बैठा या बैठी हुई है कोई कंफर्म नहीं है कि महिला है कि पुरुष है। और के ने कहा किससे, एल से कहा, क्या कहा, आगे देखते हैं। तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, मतलब ये मायने से तुम मेरे पति, मतलब ये भी मायने से, मतलब दोनों महिलाएं हैं। अब ऐसे समझते हैं, एक महिला यहां पर बैठी हुई है, वहां पर एक लड़की खड़ी है। ये महिला उस लड़की से कह रही है कि तुम जो हो लड़की जी, तुम मेरे पति, मतलब जो यहाँ पे के बैठी महिला है कह रही है तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। अब बताओ भाई, ऐसा कौन कहता होगा आपसे,
ऐसा आपसे कौन कहता होगा? तो ऐसा आपकी नानी कहती होंगी। नानी आपसे कहती होंगी तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। तुम मेरे पति मतलब मेरे पति क्या हुए? आपके नाना हुए। और मैं आपके नाना के दामाद आपके पिताजी हुए। और आपके पिता मतलब मेरे दामाद और मेरे पिता पति के दामाद आपके पिता और आपके पिता मतलब आप उनकी क्या हुई? बेटी हुई। तो मेरा आपसे क्या संबंध है? सवाल पूछा है कि भैया के और यल मतलब यल और के में क्या संबंध है? मतलब जो सामने खड़ी हुई लड़की है इस महिला की क्या लगेगी? नातिन लगेगी। आपके घर में जो लड़की है आप की नानी आपको नातिन कहती हैं और आपके भाई को नाती कहते हैं। तो आपका संबंध के साथ क्या होगा? नातिन होगा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर साथियों ए सही है। एल के की नातिन है। एल के की नातिन है। समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट में बताते रहिएगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। बहुत ही मेहनत के साथ साथ जो सवाल ढूंढ के लाता हूँ और मैं वही सवाल लेकर आता हूँ जो कि आसान हो और सरल हो। सोचने पर आपके सवाल लगा सकते हैं। रीजनिंग में बताता हूँ तर्क वितर्क का सब्जेक्ट होता है, तर्क वितर्क का टॉपिक होता है। जितना अच्छा आप सोचेंगे इस टॉपिक को, जितना अच्छा आप इस बेहतर को टॉपिक्स को सोचेंगे उतना ज्यादा आप इस टॉपिक्स के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि साथियों सोचने के बाद ही सवाल को बेहतर किया जा सकता है। कोई एक कॉमन सा फार्मूला नहीं होता है इस सवाल को लगाने के लिए। बस जैसे जैसे मैं फिगर के साथ खेल करता हूँ वैसे आप शब्दों के संग खेल करेंगे आपको सवाल जल्दी समझ में आएगा। अब बताओ कि जो 3 सवाल लगा चुके हो इसमें किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलिए जी नहीं। तो आइए हम ये क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे। ये बहुत ही सरल सवाल है लेकिन सोचना इसमें ज्यादा पड़ेगा। बहुत ही सरल सवाल है लेकिन सोचना ज्यादा पड़ेगा। कैसे देखेंगे ध्यान से। मैंने क्या बताया कि पुरुष के लिए प्लस लगाएंगे और महिला के लिए लगाएंगे माइनस। देखिए कैसे लिखा हुआ है। ए बी का पति है। मतलब जो ए है साथियों वो बी का क्या है? पति है। 1 मिनट में आपसे रेस्ट लूंगा। क्या ये 3 सवाल में कोई डाउट है या कोई दिक्कत है? कमेंट में पूछिए जरूर। आप पूछेंगे तो आपका तर्क वितर्क चलेगा। आपका कम्युनिकेट होगा मुझसे, बात होगी और मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि तो अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा फिर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कमेंट में जरूर बताइए। आप साथियों आपको समझ में जरूर आएगा। बस इन 3 सवाल को जरूर समझिए तो 2 सवाल और समझ में आएगा। 5 समझ में आ जाएगा तो रिवीजन कर डालेंगे। इसके बेस पर आप कई सारे सवाल लगा पाएंगे। देखिए सवाल नंबर 4 पे फोकस करिए। ठीक है, ए बी का पति है। ए क्या है? बी का पति है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पहले लगाओ प्लस और माइनस वाला। ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। क्यों? क्योंकि ए पति है और पति हमेशा पुरुष ही तो होगा कि महिला का भी हो सकती है? जी नहीं। डी सी का एकलौता पुत्र है। समझेगा जो डी है और सी का क्या है? पुत्र है। कंफर्म ये हो गया कि डी एक पुरुष है। पुत्र है तो पुरुष है। लेकिन सी कंफर्म नहीं कि महिला है कि पुरुष है। क्यों? क्योंकि साथियों पुत्र लिखा है और आप अपने माँ की तो भी पुत्र हैं और अपने पिता के भी पुत्र हैं। तो यहाँ कंफर्म अभी हम नहीं कर सकते कि सी क्या है? महिला की पुरुष है। अब आगे देखते हैं। बी एफ की बहू है। बी जो है बहू मतलब समझ गए होंगे जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। मतलब साथियों जो एफ यहां पर बैठा हुआ है ये भी क्या है? पुरुष है। क्यों पुरुष है तो समझिएगा। सवाल में लिखा है बी एफ की बहू है। बी जो है एफ की बहू हो गई जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। मतलब एफ की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। तो भैया बताओ जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी वो पति ही तो बचेगा। इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि पति जो है पुरुष है। आगे देखते हैं। सी एफ का पुत्र है। अब समझो ध्यान से। सी जो है एफ का पुत्र है। अब तो कंफर्म हुआ सी प्लस है कि माइनस? तो भैया बताओ ये प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि जो सी है एफ का पुत्र है। अभी हम कंफर्म पहले क्यों नहीं किए थे? क्योंकि साथियों सी एफ महिला भी हो सकती थी वो पुरुष भी हो सकते थे। लेकिन अब तो कंफर्म हो गया कि ये पुरुष है। क्यों? यहाँ पे क्लियर लिखा सवाल में जो सी है एफ का क्या पुत्र है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, ए बी का पति है, ए बी का पति है, डी सी का एकलौता पुत्र है, डी जो है सी का एकलौता पुत्र हो गया, जो ई का भाई है। लो भैया अब एक सवाल और बढ़ गया, इसमें हमने छोड़ दिया था इसलिए इनको। डी सी का एकलौता पुत्र है और डी का भाई का है ई, डी का भाई कौन है ई, तो भाई होगा प्लस में। चलिए अब सवाल सही हो जाएगा। बी एफ की बहू है, बी जो एफ की बहू हो गई जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अब भैया कहोगे इस लाइन को लिखना क्यों चाहिए? भैया एक महिला की बहू हो सकती है, एक पुरुष का भी तो बहू हो सकता है, लेकिन यहां पर जब लिख दिया गया कि एफ की बहू है उसके बाद लिखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, तो भैया जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गया बचा कौन? पति, तो पति होगा पुरुष, इसलिए हमने प्लस लगाया। आगे क्या लिखा है, सी एफ का पुत्र है, जो सी है एफ का पुत्र है, तो सी एफ का जब पुत्र है तो भैया पुत्र में प्लस में होगा। चलिए अब सवाल क्या मुझे लिख दें, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? आपको समझ में आया कि मैंने इतना प्लस माइनस का झमेला क्यों किया? हमें पुरुष ढूंढना है। पुरुष कहां से आएगा? प्लस से आएगा। जितने प्लस होंगे उतने पुरुष होंगे। तो देखते हैं कितने प्लस है, 1 2 3 4 और 5, 5 प्लस है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, करेक्ट होगा कि इस सदस्य परिवार में, इस परिवार के सदस्य में 5 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं? 5 पुरुष हैं। अब बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन क्या क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए सरल हुआ कि नहीं हुआ? बताओ भाई, क्या आसान है ना सवाल? बहुत ही आसान सवाल होते हैं। बस आप रिवीजन पे रिवीजन कीजिए। आप जितना अच्छा रिवीजन करेंगे सवाल आपके लिए उतना ही बेटर होगा। बहुत ही आसान होते सवाल। जब भी रीजनिंग को लगाया करो ना तो थोड़ा सा रिवीजन पे ध्यान दिया करो और थोड़ा तर्क वितर्क पे ध्यान दिया करो और रिश्ते ढूंढा करो। वहीं में अपनी नानी को ढूंढ लो, नाना को ढूंढ लो, चाचा ढूंढ लो, जैसा जरूरत पड़े, भाई को ढूंढ लो, बहन को ढूंढ लो, जैसा रिश्ता बनाना पड़े ना बना लो, रीजनिंग सवाल लग जाएगा। रीजनिंग के इस ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक्स में सारा होता है रिश्तेदारी का खेल। जितने रिश्तेदार है सब खोज लो दिमाग में, सबको बैठा लो सामने फिगर के रूप में, और जैसा अच्छा फिगर तुम सोचोगे उतना अच्छा उनका क्या बनाओगे आप चित्र, और चित्र जितना अच्छा बनेगा सवाल उतना ही अच्छा लगेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है, और ये भी बहुत ही आसान है। एकदम तुरंत लगाऊंगा आपके सामने और आपको समझाते हुए लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि आपको समझाना है। और आप क्यों समझेंगे? क्योंकि RTS 2025 में आपको परचम लहराना है, अच्छे से कुछ करना है। क्योंकि जितना अच्छा सोचेंगे आप उतना अच्छा आपके साथ होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। अरे भाई क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर डाल दो, भूल गए। ये 5 नंबर है। देखा एक्स की माँ जेड, बहुत ही सरल सवाल है लेकिन ध्यान से देखिएगा। मैंने पहले से अंडरलाइन क्यों कर रखा है, यही से सारे सवाल को हम लोग निकालेंगे। अंडरलाइन मैंने इसलिए किया है पहले से, यहां से सवाल बनेंगे, यहां से हमारा फिगर बनेगा। एक्स की माँ जेड के पिता की सास से, भैया यहां लिख लो पहले, एक्स की माँ, एक्स की माँ जेड के पिता की सास है। जेड वाई का भाई है, जेड जो है वाई का क्या है? भाई है। मतलब जेड और वाई में क्या संबंध? भाई है। एक्स एम के पिता है, जो एक्स है एम के क्या है? पिता है। चलिए ध्यान से समझिएगा, जो एक्स है एम के क्या है? पिता है। फिर लिखा एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एक्स और जेड में क्या संबंध है, समझिएगा। थोड़ी देर के लिए एक्स आप बन जाएगी। जब एक्स अपने आप को सोचेंगे तो आपकी माँ जेड के पिता की सास है, समझिएगा। आपकी जो माँ है वो जेड के पिता की क्या है? सास है। अब जेड के जगह पर क्या रखेंगे, तो एक्स के जगह पर आप हो जाइए और जेड के जगह पर रखने से पहले जेड की माँ को सोचो। तो यहां पर सोचते हैं कि आप और आपके बहन है, और आपकी बहन की हो गई शादी और उसका एक बच्चा है, वो है जेड, क्या है? जेड है।
सवाल ये पूछा गया है कि आपकी माँ जो है जेड के पिता की सास है, मतलब जो आपकी माँ है वो आपके बहन के बेटे के पिता की सास है। तो भैया आपके बहन का बेटा के पिता आपके क्या लगेंगे? आपके जीजा जी लगेंगे। चलिए ये तो कंफर्म हो गया, जीजा जी लगेंगे। लेकिन आपके बहन का बेटा आपका क्या लगेगा? तो कहोगे भैया भांजा लगेगा, वो भी चलो सही है। समझ में आया सवाल? सवाल यही पूछा है कि आपकी माँ आपके भांजे के पिता की सास है, मतलब आपके जीजा की सास है आपकी माँ। सवाल क्या पूछा है? एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है, मतलब आपका और आपके बहन के बेटे का रिश्ता क्या होगा? मामा और भांजे का होगा। मतलब कि आपके और आपके बहन के बेटे के बीच में क्या संबंध होगा? भांजे और मामा का होगा। तो ऑप्शन नंबर सवाल क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका साथियों ए सही होगा। मतलब साथियों जो एक्स है जेड का क्या है? मामा है। क्या है? मामा है। जो जेड है एक्स का क्या है? भांजा है। चलिए क्या है? भांजा है। और जो जेड है एक्स का भांजा हो गया, एक्स जेड का क्या हो गया? मामा हो गया। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए आसान लगा कि नहीं लगा? बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन आपको समझना क्या है टॉपिक्स को। आप जब भी सवाल लगाएं रिवीजन के साथ जरूर लगाएं। ये 5 सवाल मुझे करवाना था और इसी 5 के सवाल के बेस पर आपके आरटीएससी 2024 में सवाल आएंगे। आप जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा रीजनिंग लगाएंगे, मैं बार बार बता रहा हूं। भैया क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हाल होगा? ये HW का काम है। आप लोग इस सवाल को करके कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं सवाल को पढ़ देता हूं। ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है। बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? सवाल यहां से पूछा है। तो पहले आप फिगर बनाइएगा अच्छी तरीके से, फिर कमेंट में इसका जवाब जरूर बताइएगा। अगर आपसे नहीं होगा तो बताइएगा, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में जरूर करके दिखाऊंगा। दूसरी बात साथियों, ध्यान देने वाली बात क्या है कि पिछली क्लास में मैंने लुप्त पदों में एक सवाल बताया था, शायद ये गोलाकार वाला सवाल था। ये क्या था? ये गोलाकार वाला सवाल था, एक आपने देखा होगा, ये गोलाकार वाला शायद सवाल था। तो वहां पे मुझे सवाल जो मैं लगा रहा था, एक बार सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है शायद, लुप्त पदों को ज्ञात करने वाला सवाल जो क्लास हुई थी उसमें जाते क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार बढ़िया से देखिएगा। और मैंने गलती कर दिया था लास्ट में शायद कि गुणा 2+3 था और मैंने कर दिया था गुणा 2+2। इसका आंसर आ गया था 14, जो कि रॉन्ग आंसर होगा। उसका आंसर क्या होगा साथियों? गुणा 2+3, इसका आंसर आएगा 15। एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है लुप्त पदों की संख्या। लुप्त पदों को भरना है, लुप्त पदों को ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, उसका आंसर 15 आएगा। उसको एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि वहां पर साथियों ट्रिक बन रही थी गुणे 2+3, लेकिन मैंने सवाल जो आंसर करना था उसमें कर दिया था गुणा 2+2। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, इसके लिए मैं सॉरी करूंगा आपसे। एक बार सवाल को जरूर देखिएगा और पिछली जितनी भी क्लास हो चुकी है साथियों, चाहे वो मैथ की हो या रीजनिंग की हो, उसे आप रिवीजन जरूर करिए। और आपको जो सिलेबस दिया गया था रीजनिंग के अंदर आरटीएससी 2024 के अंदर, उसके लिए 5 टॉपिक्स थे, जिसमें आज तीसरी टॉपिक्स आपके साथ हो चुकी है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन 3 टॉपिक्स को आप मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आगे जो भी 2 टॉपिक्स है उसको काट दिया गया है, क्योंकि आपके पास समय कम है और रिवीजन ज्यादा करना होगा। और याद रखिए, आपको सवाल बड़े सरल लग गए हो, लेकिन सवाल को अगर रिवीजन नहीं करोगे 2 से 3 बार, आप तुरंत फंस जाओगे। तो आप जितना ज्यादा बेटर रिवीजन करोगे, आप सवाल उतना ही अच्छा बेटर कर पाओगे। आपसे निवेदन यही है कि आप अच्छी तरीके से रिवीजन करिए और अच्छी तरीके से रिवीजन करने के साथ साथ आप इस सवाल को भी लगा के कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप क्या होगा आगे? तो आगे साथियों आपकी रीजनिंग की क्लास यहीं से समाप्त होगी और नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करेंगे अपने जीके की क्लास में, जिसमें लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, सिविक्स पढ़ेंगे, जो भी पढ़ना होगा। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाएगा जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में काम आएंगे, आपके क्लास के एग्जाम में भी काम आएंगे।
तो यहाँ तक साथियों रीजनिंग की सफर यहीं पर हम लोग रखते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि 2024 की क्लास तो देखेंगे, साथ में 2023 की जो भी क्लास हो चुकी थी उसको एक बार जरूर देखिएगा। प्ले लिस्ट में जाकर आरटीएस 2023 की जो ग्रुप्स है उसमें जाकर जो कुछ इंपॉर्टेंट साथियों जीके की क्लास और रीजनिंग क्लास देख लीजिए, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी की बातें साथियों हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए नहीं। अगर आपको कोई सवाल गलत लग रहा हो कि गलत सवाल लग गया है या उसका गलत ऑप्शन टिक कर दिया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिसके बारे में हम लोग सुधार करेंगे। और सत्य, क्योंकि इस जीवन में और इस संसार में कोई परफेक्ट नहीं है, कोई पूर्ण नहीं है, गलतियां होती रहती हैं, लेकिन गलतियों को कम किया जा सकता है, गलतियां बार बार नहीं करनी चाहिए। तो आई होप आप लोग इस बात को समझेंगे, कमेंट में गलतियों को बताएंगे, इस सवाल का जवाब भी कमेंट में बताएंगे और इन चीजों को रिवीजन करेंगे। सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो चलिए मिलेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के सीखते रहिए और आरटीएस 2024 की तैयारी करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए साथियों जय